हाँ, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं, दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। उसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। और उसका पहला लेक्चर कल हम लोगों ने लिया था। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पहला लेक्चर कल हम लोगों ने लिया था, और आज उसके सेकंड लेक्चर पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अभी हम जो पढ़कर आए हैं, जो हमने देखा, एक बार उसके बारे में हम लोग बात कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम डिस्कस कर लें जो अभी तक हम पढ़कर आए, ठीक है ना। जो अभी तक हम पढ़कर आए उसके बारे में एक बार हम बात कर लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो, थोड़ा सा बात कर लें। हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के पहले, उसके पहले हमने स्टडी किया था किसके बारे में? हमने ब्रीदिंग एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में स्टडी किया था। उसका जो शुरुआती पार्ट है उसका हम कई बार रिवीजन कर चुके हैं। तो एक बार उसका जो लास्ट पार्ट है, जिसका रिवीजन निश्चित रूप से हम लोग बहुत ज्यादा बार नहीं कर पाए हैं, उसका हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक बार जरा सारे बच्चे ये बताएंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है, ये सारे बच्चे जरा एक बार ये बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बेटिंग हॉल है, तो अननेसेसरी कोई भी घुसना पॉसिबल नहीं है। बेटिंग हॉल एक्टिव है आज की तारीख में। ओके ओके ओके, चलो अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहां से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो थोड़ा सा बात करेंगे किसके बारे में? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लास्ट पार्ट, जिसका अभी हम ज्यादा बार रिवीजन नहीं कर पाए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो, उसके लास्ट पार्ट में क्या हमने देखा था, जरा उसके बारे में हम एक बार बात कर ले। देखो, लास्ट पार्ट हमने हमने क्या पढ़ा था? दो चीजें पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट पार्ट में बात किया था। और उसके अलावा दूसरा कंटेंट जो हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था, वो हमने डिस्कस किया था डिसीज एसोसिएटेड टू ब्रीदिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज के बारे में हम लोग बात कर लें। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बारे में जब हमने डिस्कस किया था, तो उसमें हमने बात किया था, सबसे पहले हमने बात किया था ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में। ऑक्सीजन का 3% कहाँ कहाँ डिजोल्व हो जाता है? ब्लड प्लाज्मा में हो जाता है। और 97% कहाँ पहुंच जाता है? 97% आरबीसी के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, आरबीसी के अंदर पहुंचकर ये किससे जुड़ जाता है? ये हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाता है, जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएशन। तो एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, लाल, L for lung, A for association, L for left turn। मतलब लंग में क्या होगा? लंग के अंदर एसोसिएशन होगा, और जब लंग के अंदर एसोसिएशन होगा तो इसका टर्निंग किस साइड में होगा? इसका टर्निंग लेफ्ट साइड में होगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये कहां पहुंचेगा? टिश्यू में पहुंचेगा। टिश्यू, देखो, लंग्स की कंडीशन क्या है कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम है। अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम है, याद रखना, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम है तो इस बात को याद रखना, अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है तो क्या होगा? एसोसिएशन होगा, जैसे कि लंग्स में होता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा है तो क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। अब जब ये टिश्यू में पहुंचेगा तो टिश्यू में कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। क्या रिवर्स हो जाएगी? ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाएगी, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी टिश्यू में बढ़ जाता है। जब ये तमाम सारी कंडीशन यहां पर हो जाएंगी, हाँ, जब ये तमाम सारी कंडीशन यहां पर हो जाएंगी, तो देखो उसके बाद फिर क्या रहेगा? उसके बाद होगा डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन का मतलब होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। और ये कहां पर होता है? ये होता है टिश्यू में। उसका एक फॉर्मूला हमने बनाया था, रामदेव टाई। ठीक है ना? आर फॉर राइट,
डी फॉर डिसोसिएशन एंड टी फॉर टिश्यू। मतलब डिसोसिएशन कहां पर होता है? टिश्यू में होता है। और जब डिसोसिएशन होता है तो कर्व की शिफ्टिंग कहां होती है? राइट साइड में शिफ्टिंग होती है। फिर हमने बात किया था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो कैसा होता है? एस शेप और सिग्मॉइड। अगर डिसोसिएशन बढ़ेगा तो इसकी राइट शिफ्टिंग होगी, और एसोसिएशन बढ़ेगा तो इसकी लेफ्ट शिफ्टिंग होगी। ठीक है। फिर एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, ओम प्रकाश पैक्ट है। ओम प्रकाश वो कंडीशन है जिनसे एसोसिएशन बढ़ता है। इसमें क्या आता है? ऑक्सीजन और पीएच। और डिसोसिएशन जिनसे बढ़ता है वो कौन सी कंडीशन है? पैक्ट है। पी फॉर पॉल्यूटेंट, ए फॉर एसिडिटी, सी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, टी फॉर, अगर मैं टी की बात करता हूं तो टी फॉर क्या हो जाता है? टी फॉर हो जाता है टेम्परेचर। ठीक है। और है में H प्लस मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये तमाम सारा हमने बात किया था। फिर हमने बात किया था ब्रीदिंग की डिसीज के बारे में। ब्रीदिंग की डिसीज के बारे में क्या क्या हमने डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। ब्रीदिंग की डिसीज के बारे में हाँ तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नहीं, अभी को अभी 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 सिद्धार्थ केवल हम ब्रीदिंग को रिपीट कर रहे हैं, नया कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो ब्रीदिंग की डिसीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। नया अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है। जो हमने ब्रीदिंग में पढ़ा है उस ब्रीदिंग के लास्ट पार्ट को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो पहला पार्ट है वो हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, तो उसका रिकैप की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? चलो, हाँ तो अब आ जाओ। फिर सबसे बाद में हमने पढ़ा था डिसीज एसोसिएटेड टू ब्रीदिंग। उसमें उसका एक फॉर्मूला हमने बनाया था, असिस्टेंट इंजीनियर ओम, ए फॉर अस्थमा, E for emphysema and O for ORD occupational respiratory disorder। अस्थमा हमने बात किया था एलर्जी है, और इससे क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है। कौन से पोर्शन का इन्फ्लेमेशन होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, खास तौर से ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स का। ये लंग्स में नहीं पहुंचता। एम्फाइसीमा क्या है? अगर मैं एम्फाइसीमा की बात करता हूं तो ये किसको डैमेज करता है? ये लंग्स की बॉल को डैमेज करता है, अगर मैं एम्फाइसीमा की बात करता हूं तो। हाँ, और इसका कारण क्या है? यस सिद्धार्थ, यू करेक्ट। इसका कारण क्या है? उसका कारण है एक्सेसिव स्मोकिंग। इस बात को याद रखना। अगर स्मोकिंग बहुत ज्यादा है, अगर स्मोकिंग बहुत ज्यादा है तो तो क्या होगा कि एल्वेओलाई का जो एल्वेओलाई की जो बॉल है वो डिक्रीज होती जाएगी, सेप्टम का ब्रेकडाउन हो जाता है। गॉट इट माय पॉइंट? और जब सेप्टम का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो निश्चित रूप से लंग्स क्या होगा? डैमेज होगा। फिर उस हमने बात किया था ORD ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिन प्रोफेशन में भी स्मॉल पार्टिकल होता है। स्मॉल पार्टिकल जस्ट लाइक कोटा स्टोन, सिलिकॉन और कॉटन इंडस्ट्री, जिनमें बहुत छोटा फाइबर होता है। तो ये कहां जाता है? ये रेस्पिरेटरी पैसेज से पहुंचता हुआ कहां जाता है? एल्वेओलाई की बॉल में जाता है। सर्फेक्टेंट लेयर पर एक लेयर बना लेता है, जिससे ब्रीदिंग का, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट कहां पड़ता है? ब्रीदिंग पर पड़ता है। यह शुगर इंडस्ट्री भी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये तमाम सारा हमने बात किया था, ये तमाम सारा हमने डिस्कस किया था, इसके बारे में हमने बात किया था। ठीक है। फिर हमने बात किया था, कल ही हम लोगों ने चालू किया था सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। उसमें सबसे पहले हमने बात किया था सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में हमने बात किया था, एनिमल किंगडम में हमने बात किया था। ठीक है। शुगर इंडस्ट्री पार्शियली प्रभावित करता है ओआरडी को, ज्यादा तो नहीं करता, लेकिन जहां पे उसका फाइनल प्रोसेसिंग होता है वहां पर माइन्यूट फाइबर रहते हैं। जहां उसका फाइनल प्रोसेसिंग होता है वहां पर माइन्यूट फाइबर रहते हैं, जिसका प्रभाव पड़ता है। इस बात को अच्छी तरह याद रखना। ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने बात किया था, उसके बाद हमने बात किया था ब्रीदिंग में सबसे पहले ब्रीदिंग इन एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में हमने ब्रीदिंग में क्या बात किया था? उसमें हमने बात किया था कि फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केहेल्मिन्थेस, यहां तक ब्रीदिंग नहीं पाया, मतलब यहां तक सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। हालांकि फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंटेटा और टीनोफोरा में वाटर बेस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसे ट्रेडिशनली सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। पॉरीफेरा में क्या है? कैनाल सिस्टम। सिलेंटेटा और टीनोफोरा में क्या है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सिलेंटेरॉन। ठीक है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम कहां से चालू होता है? एनिलिडा। ठीक है। और याद रखना, एनिलिडा मोलस्का और उसके अलावा सिफेलोपोड मोलस्क, इनमें कैसा सर्कुलेशन होता है? क्लोज टाइप का होता है। और आर्थ्रोपोडा नॉन सेफेलोपोड मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा
और यूरो कॉर्डेटा का इनमें ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। फिर हमने एक बात और बात किया था, एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, बट एज फार एज क्वेश्चन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज देयर, लिम्फेटिक सिस्टम इज फाउंड ओनली इन कॉर्डेटा। ठीक है। फिर हमने बात किया था किसके बारे में, फिर हमने ब्लड के बारे में बात किया था। ब्लड को कैटेगराइज किया था दो कैटेगरी में, ब्लड को हमने कैटेगराइज किया था दो कैटेगरी में। ब्लड का 55% किससे बना है, प्लाज्मा से बना है, और 45% किससे बना है, फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों को मिलाकर एनसीईआरटी के लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो इसमें 90 to 92% क्या होता है, वाटर, 8% क्या होता है, सॉलिड। सॉलिड में सबसे ज्यादा क्या है, प्रोटीन है, और सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, 3.5 से 5%। उसके बाद क्या आता है, ग्लोबुलिन, वो भी 2 to 4%। उसके बाद 0.2 to 0.4% क्या हो जाएगा, फाइब्रिनोसिन, और बहुत थोड़ा सा प्रोथ्रोम्बिन। एल्ब्यूमिन का काम क्या है, एल्ब्यूमिन का काम अच्छी तरह से याद रखना, एल्ब्यूमिन क्या करता है, ये जो है ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन करता है। देखो बेटा एक बात याद रखना, हम लोग बार बार रिवीजन करते हैं, क्यों रिवीजन करते हैं, क्योंकि तुम्हें याद कराना है, केवल पढ़ने से कुछ होता नहीं है। हम जब तक चीजों को अच्छी तरह से याद नहीं करेंगे हमारा काम नहीं होगा, तो हमें बार बार उसके लिए क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े थे, और आगे बढ़कर हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, उसके बाद फिर हमने डिस्कशन किया था और हमने बात किया था किसके बारे में, हमने बात किया था फिर उसके बाद प्रोटीन के अलावा कुछ और भी इनऑर्गेनिक कंटेंट है। जैसे कौन सा है, NaCl है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, HCO3- है। ये तमाम सारे इनऑर्गेनिक कंटेंट भी किसमें होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं। ठीक है। और जहां तक सवाल फॉर्म्ड एलिमेंट का है तो उसमें क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट होता है। फिर कुछ एक डेफिनेशन का हमने बात किया था। अगर मैं बात करता हूं ब्लड का डेफिनेशन क्या है, तो अच्छी तरह से याद रखना, प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट। ये किसका डेफिनेशन है, ये ब्लड का डेफिनेशन है, प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है। अगर मैं लिम्फ की बात करता हूं तो लिम्फ के पहले मैं बात करता हूं प्लाज्मा की, तो अगर मैं प्लाज्मा की बात करता हूं तो याद रखना ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट। अगर मैं लिम्फ की बात करता हूं तो लिम्फ का दो डेफिनेशन है। पुराना डेफिनेशन क्या है, ब्लड माइनस आरबीसी। अगर मैं पुराना डेफिनेशन में जाऊंगा तो क्या होगा, ब्लड माइनस आरबीसी। यस, बिल्कुल ठीक लिखा है। अगर मैं पुराना डेफिनेशन में जाता हूं, ब्लड माइनस आरबीसी। अगर मैं नए डेफिनेशन में जाता हूं जो अभी एनसीईआरटी ने दिया है, ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट। मतलब अगर ब्लड में से आरबीसी और प्लेटलेट दोनों को हम बाहर निकाल दें, तो जो बच रहेगा वो क्या होगा, याद रखना, वो लिम्फ होगा जो बच रहेगा। गॉट इट माय पॉइंट, बात समझ में आ रही, जो बच रहेगा वो क्या होगा, वो होगा लिम्फ। फिर उसके बाद हमने बात किया था सीरम। अगर हम प्लाज्मा में से प्रोटीन को निकाल दें, या प्लाज्मा में से एल्ब्यूमिन को निकाल दें, या प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें, तो वो क्या कहलाएगा, सीरम। और अगर सीरम में एंटीबॉडी को हम जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा, एंटी सीरम। गॉट इट माय पॉइंट। फिर उसके बाद हमने बात किया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों को हमने कंपैरिजन किया था। आरबीसी का पूरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट का नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो सेल से होता है। डब्ल्यूबीसी का भी कहाँ होता है, रेड बोन मैरो सेल से होता है। लेकिन बहुत सारा लिम्फोइड टिश्यू में भी बनता है। अगर मैं प्लेटलेट की बात करता हूं तो प्लेटलेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कहाँ होता है, याद रखना, रेड बोन मैरो की जो है मेगा कैरियोसाइट सेल से प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है। इस बात को याद रखना है। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन बातें हैं। फिर हमने बात किया था आरबीसी का नेचर क्या है, कॉर्पसिल्स। कॉर्पसिल्स का मतलब क्या होता है, जो पहले यूकैरियोटिक सेल है और बाद में उसका मॉडिफिकेशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर ऐसा कोई सेल है तो ऐसा सेल क्या कहलाता है, ऐसा सेल अच्छी तरह से याद रखना, अगर ऐसा कोई सेल है तो वो क्या कहलाता है, ऐसा सेल कहलाता है कॉर्पसिल्स। डब्ल्यूबीसी क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। और प्लेटलेट क्या है, ये डिजनरेटिव सेल। फिर हमने इनके नंबर का बात किया था। आरबीसी का नंबर क्या है, पर क्यूबिक मिलीमीटर में 5 to 5.5 मिलियन, मतलब 50 लाख से लेकर 55 लाख।
WBC का नंबर कितना है? 6,000 to 8,000, इस बात को याद रखना, पर क्यूबिक मिलीमीटर में। और आरबीसी और WBC का रेशियो क्या है? 600:1, मतलब 600 आरबीसी पर WBC कितना है? 1। और अगर प्लेटलेट का बात करेंगे तो प्लेटलेट का नंबर कितना है? 1.5 लाख से लेकर 1.5 लाख से लेकर 3 लाख या 3.5 लाख के आसपास। अगर फंक्शन की बात करें, आरबीसी क्या करता है? अच्छी तरह से याद रखना, अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो आरबीसी क्या करता है? आरबीसी, यस वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा है सिद्धार्थ। आरबीसी क्या करता है? यस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म करता है। और प्लेटलेट क्या करता है? अगर हम प्लेटलेट की बात करते हैं तो प्लेटलेट क्या करता है? प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग करता है। ये इनके फंक्शन की बात हो गई। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था, यहां तक हमने बात कर लिया था। ठीक है, अब उसके बाद हमें बात करना है, उसके बाद हमें बात करना है आरबीसी। अब ये मतलब हमने इसका जो प्लाज्मा वाला कंटेंट था वो कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले सारे बच्चे एक बात बताएंगे कि कल जो कुछ भी हमने पढ़ा था वो एकदम क्लियर है या नहीं है? जल्दी से सारे बच्चे ये बात बताएंगे, कल जो हमने पढ़ा था जिसको अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या ये एकदम क्लियर है? कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, सारे बच्चे ये बात बताएंगे, एकदम क्लियर है, कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो, तो अब हमें यहां से आगे बढ़ना है, अब हमें यहां से आगे बढ़ना है और आरबीसी के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे और इनको हम डिटेल में समझने की यहां कोशिश करेंगे, इनके बारे में समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है? नहीं 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 नहीं, ये पर 100 ml नहीं है बेटा, ये 50-55 लाख जो है ये पर 100 ml नहीं है, ये पर क्यूबिक मिलीमीटर, पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये पर 100, समझ गए ना? पर क्यूबिक मिलीमीटर है, इस बात को याद रखना। ठीक है ना? पर 100 ml तो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। आरबीसी की जरूरत बहुत ज्यादा क्यों होती है? आरबीसी की जरूरत बहुत ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये लाइफ के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी कंटेंट है, तो आरबीसी की जरूरत हमें बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे आ जाओ। हाँ, चलो, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं और फिर हम इसको जानने का प्रयास करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए, अब यहां तक हमने बात कर लिया था, अब यहां से हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे और यहां से इनको आगे जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है? हाँ, यहां से इसको जानने का प्रयास करेंगे, यहां से हम आगे आगे जाने का प्रयास करेंगे। हाँ, चलो। मुझे ऐसा लगता है, कुछ ही बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर चाहे तो रिवीजन के बाद भी क्लास को ज्वाइन किया जा सकता है। बेटा एक बात याद रखना, ये जो हम रिवीजन करते हैं ये हमारे क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना? हाँ, बात समझ में आ रही? ये हमारे क्लास का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा रिवीजन है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो बाकी चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बगैर रिवीजन के कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। जरा इस बात को अच्छी तरह से, इस बात को अच्छी तरह से यहाँ दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है? तो हमें निश्चित रूप से रिवीजन में पार्टिसिपेट करना है, लेट नहीं होना है। और कल से आपका टाइम क्या रहेगा? 9:30 रहेगा, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। कल से टाइम 9:30 रहेगा, तो अगर कहीं क्लास का प्रेशर है तो उससे भी आप दूर रहोगे। ठीक है? चलो, अब जरा यहां पर आ जाओ। देखो, ये आरबीसी का स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, आरबीसी का स्ट्रक्चर यहां पर आपके सामने बना हुआ है। कल हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर से हम इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, 9:30 to 11 कल हमने इसको डिस्कस किया था, फिर एक बार हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आरबीसी को हमें आगे बढ़ाना है, आरबीसी को यहाँ पर हमें आगे बढ़ाना है। देखो, हमने बात किया था, आरबीसी के बारे में बात किया था। देखो, इसमें जो ऑरेंज कलर से बना हुआ ये वाला जो पार्ट है, ये जो ऑरेंज कलर से बना हुआ है, ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ये ऑरेंज कलर से बना हुआ पार्ट क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस बात को हमें अच्छी तरह से याद रखना है। क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसमें खास बात यह है कि इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आरबीसी का, ये बहुत ज्यादा थिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस बहुत ज्यादा होती है।
अब देखो इसके बाहर जो ये ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये क्या कहलाते हैं, ये एंटीजन कहलाते हैं। इस बात को याद रखना, ये ग्रीन कलर से जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये क्या कहलाते हैं, ये एंटीजन कहलाते हैं। ये डायग्राम सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? स्क्रीन पर जो डायग्राम है क्या सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? सभी बच्चों को दिख रहा है ये डायग्राम? ओके, चलो। तो देखो ये क्या हुआ, ये हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थिकेस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन माना जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर क्या है, एंटीजन। अब देखो आरबीसी के बाहर क्या होता है, आरबीसी के बाहर ब्लड प्लाज्मा होता है, इस बात को याद रखना। और ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है, इस बात को याद रखना। ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी होती है। और आरबीसी के सरफेस पर क्या होता है, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन होता है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अब देखो आरबीसी के अंदर हम चलते हैं, तो देखो ये एक लाइन सी खिंची हुई आपको दिख रही है, कुछ कुछ ये ब्लू कलर से लाइन खिंची हुई है, ये क्या है, ये एंजाइम ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। और ये फास्टेस्ट एंजाइम ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़कर क्या बनाता है, अच्छी तरह से याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़कर ये क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, हम लोग पढ़कर आए। उसके अलावा ये स्काई ब्लू कलर से जो थ्रेड बना हुआ है वो स्ट्रोमैटिन प्रोटीन से, ये जो बना हुआ है ये स्ट्रोमैटिन प्रोटीन से बना हुआ नेटवर्क है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। स्ट्रोमैटिन प्रोटीन से बना हुआ, यस यस, वेरी गुड सिद्धार्थ, करेक्ट, ठीक है। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हो डार्क रेड कलर का जो बहुत सारा यहाँ मॉलिक्यूल बना हुआ है, डार्क रेड कलर का जो ये मॉलिक्यूल बना हुआ है ये हीमोग्लोबिन है। अब जरा अच्छी तरह से इस बात को समझ लो, अगर हम मैच्योर आरबीसी की बात करते हैं तो मैच्योर आरबीसी में ना तो न्यूक्लियस है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना गोल्गी बॉडी है, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर, सिद्धार्थ अभी बात करते हैं इस बारे में, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो नॉर्मल सेलुलर स्ट्रक्चर है इसमें नहीं होता, जबकि इमेच्योर आरबीसी में ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं, और ये स्ट्रक्चर गायब होते हैं मैच्योरेशन के दौरान, इस बात को याद रखना। मैच्योरेशन के दौरान ये तमाम सारे स्ट्रक्चर गायब हो जाते हैं, ठीक है, बात समझ में आया? हाँ, इसको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा आप मुझे बताओ। देखो इसको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, प्लाज्मा से मिलेगा, ठीक है। कहां से मिलेगा, इसको जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो प्लाज्मा से मिलेगा। प्लाज्मा के अंदर तमाम सारे कंटेंट होते हैं और वहां से इसे न्यूट्रिशन मिल जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो देखो ये हमने आरबीसी का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम एनसीईआरटी की लाइन पे जाएं, तो एनसीईआरटी इसको लेकर क्या लिखता है, एनसीईआरटी आरबीसी को लेकर लिखता है, अच्छी तरह से याद रखना। ये आरबीसी को लिखता, आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाई कॉनकेव इन शेप। शेप के बारे में भी कल हमने बात किया था, थोड़ा सा अभी हम बात कर लेते हैं इसके शेप के बारे में, थोड़ा सा अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखो यहां पर जो ये लेफ्ट साइड में डायग्राम है ये पूरी तरह से गोल है, और गोल को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर आरबीसी। ये सर्कुलर आरबीसी किसमें पाया जाता है, ये एम्फीबिया के अंदर होता है, कल हमने बात किया था, अभी हम थोड़ी सी और बात कर रहे हैं। सर्कुलर आरबीसी किसके अंदर होता है, एम्फीबिया के अंदर होता है। अच्छा, जो राइट साइड में डायग्राम है ये हमारी आरबीसी का, देखो ये भी बेसिकली कैसा आरबीसी है, ये भी बेसिकली सर्कुलर आरबीसी है, बट इसके दोनों पोल पर देखो एक एक गड्ढा है, एक गड्ढा अपर पोल पर है और एक गड्ढा इसमें लोअर पोल पर है। तो अगर इस तरह का गड्ढा क्या कहलाता है, इस तरह का गड्ढा कहलाता है कॉनकेविटी। क्या कहलाता है, इस तरह का जो गड्ढा होता है ये कहलाता है कॉनकेविटी। तो याद रखना ये सर्कुलर है बट इसके दोनों सरफेस पर क्या है, एक एक कॉनकेविटी है, और दोनों सरफेस पर, ठीक है ना, हाँ याद रखना, दोनों सरफेस पर एक एक कॉनकेविटी है।
तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सर्कुलर बाइकॉन्केव आरबीसी। अगर मैं इमेच्योर आरबीसी की बात करूं, ह्यूमन बीइंग की इमेच्योर आरबीसी की बात करूं, तो ये केवल सर्कुलर होता है। उसके सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इसमें गोल्गी बॉडी, वो सारे स्ट्रक्चर इसमें होते हैं, और हीमोग्लोबिन इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। और इसका साइज भी, गलती से ये डायग्राम इससे छोटा बन गया क्योंकि जगह नहीं थी। इमेच्योर आरबीसी का साइज भी मैच्योर आरबीसी से लगभग 2 गुना बड़ा होता है। ठीक है, तो लगभग सारे मैमल्स में, लगभग सारे मैमल्स में याद रखना, जो लगभग सारे मैमल्स में जो आरबीसी है वो कैसा है, सर्कुलर बाइकॉन्केव है, और उसमें न्यूक्लियस पहले होता है बाद में खत्म हो जाता है। तो ऐसा आरबीसी क्या कहलाता है, ऐसा आरबीसी कहलाता है ई न्यूक्लिएटेड, मतलब जिसमें पहले न्यूक्लियस था बाद में गायब हो गया, ऐसा आरबीसी क्या कहलाएगा, ई न्यूक्लिएटेड। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, क्या कहलाएगा, ई न्यूक्लिएटेड। गॉट इट माय पॉइंट। अब इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। नहीं, टोटीपोटेंट नहीं होता, टोटीपोटेंट नहीं कहेंगे। देखो, फीटस के आरबीसी से मतलब नहीं। आरबीसी जब जब जो है रेड बोन मैरो के अंदर है, जब तक रेड बोन मैरो के अंदर है तब तक इमेच्योर है। ठीक है, और जब तक इमेच्योर है तब तक वो कैसा है, यूकैरियोटिक सेल है। फीटस में भी जहां तक इमेच्योर है तब तक यूकैरियोटिक सेल है, और जब मैच्योर हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं, गोल्गी बॉडी भी नहीं। अगर हम फीटस की बात करेंगे तो इस थोड़ा सा अंतर आएगा। ठीक है ना, जैसे फीटस में 2 महीने तक आरबीसी नहीं बनता, तीसरे महीने से आरबीसी बनना चालू होता है। कैसा आरबीसी बनता है, एंडोडर्मल आरबीसी बनता है, जबकि हमारी बॉडी का आरबीसी कैसा होता है, मेसोडर्मल होता है। तो ऐसे कई सारी बातों में यहां पर डिफरेंस आते हैं, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अगर इस तरह से हम पढ़ेंगे, लेकिन वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो सब पढ़ने की जरूरत क्यों नहीं है, उसका कारण यहां समझ लो। उस सब को पढ़ने की जरूरत हमें इसलिए नहीं है क्योंकि अब वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। गॉट इट माय पॉइंट। तो मुझे बताओ, क्या यहां तक हमने इसके बारे में स्टडी किया, यहां भी हमने स्टडी किया, क्या यहां तक सारी बात सभी बच्चों को समझ आ रही है? अभी जितना हमने पढ़ा है, क्या ये सारी बात सभी बच्चों को समझ आ रही है? ये जो अभी हमने पढ़ा है, क्या ये सारी बात सभी बच्चों को समझ आ रही है? देखो बच्चों, आज मैंने वेटिंग रूम एक्टिवेट कर दिया है, तो कोई भी यहां पर अचानक से घुसकर बदतमीजी नहीं फैला पाएगा। जैसे बीच में कुछ लोग फैलाते रहे हैं, अब बिल्कुल नहीं फैला पाएगा, क्योंकि अब वेटिंग रूम यहाँ पर एक्टिव है। जो भी आएगा पहले वेटिंग रूम में आएगा, वेटिंग रूम में आने के बाद फिर वो यहाँ पर एंटर करेगा। तो निश्चित रूप से जिस तरह से बदतमीजी कुछ लोग फैलाते रहे हैं, अब फैलाना संभव नहीं होगा। और फैलाएगा तो एक नाम से एक बार फैला पाएगा, उसके बाद तो उसको सेकंड टाइम एंट्री यहाँ नहीं मिलेगी। तो जो भी समस्याएं आएंगी उनको हम सेटल करेंगे, और उनको हम सेटल करते रहेंगे। ठीक है ना। आज से इस तरह का कोई भी डिस्टरबेंस, जैसे बीच बीच में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होते रहे, वैसा डिस्टरबेंस अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट। तो यहां तक की बात सभी बच्चों को पूरी तरह समझ आ रही है? जल्दी से एक बार बताओ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब तुम लोग ऐसा कहते हो कि समझ आ रहा है। तो जल्दी से एक बार बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने स्टडी कर लिया था, यहां तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, हाँ, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा स्टडी हमें करना चाहिए, किसके बारे में, थोड़ा सा स्टडी हमें करना चाहिए हीमोग्लोबिन के बारे में। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कहां पर आ जाता है, बायोमोलिक्यूल में ये थोड़ा सा आ जाता है। बायोमोलिक्यूल पर जहां हम प्रोटीन का एग्जाम्पल देते हैं, तो बायोमोलिक्यूल में ये आ जाता है। तो अच्छा, थोड़ा सा यहां पर भी आ जाता है। तो थोड़ा सा बात हम कर लें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस कर लें तो चीजें हमें बेहतर समझ में आएंगी। इसमें कुछ बातें हैं जिनको हमें समझना चाहिए। तो चलिए एक दो डायग्राम बनाकर हम देख लेते हैं, तो ये बात हमें बेहतर समझ में आएगी। चलो एक दो डायग्राम इसका हम यहाँ पर अच्छे से बना के देख लेते हैं। तो ये इसको
हीमोग्लोबिन को हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, चलो एक दो डायग्राम बनाते हैं तो ये बात बेहतर ढंग से हमें समझ आएगी। कोई नहीं, हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल, डोंट ब्रेक, एकदम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जरा हीमोग्लोबिन की हम बात कर लें। देखो एच बी हीमोग्लोबिन की हम बात कर रहे हैं, एच बी या हीमोग्लोबिन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये दो चीजों से बना है, एक हीम से बना है, एक हीम है, एक है हीम और एक है ग्लोबिन। ये दो चीजों से मिलकर बनता है हीम और ग्लोबिन। ठीक है, इसका ज्यादातर हिस्सा किससे बनता है? ग्लोबिन से बनता है। हीम का फ्रैक्शन इसमें बहुत ही कम है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ज्यादातर जो इसका फ्रैक्शन बनता है वो किससे बनता है? ग्लोबिन से बनता है। यस वेदिका, करेक्ट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले हीम को हम समझे। अगर मैं ग्लोबिन की बात करूं तो ग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है, जरा इस बात को समझ लो। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से ग्लोबिन बनता है, जिसमें से 2 अल्फा है और 2 बीटा है। अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा में कितना अमीनो एसिड है? 141 अमीनो एसिड। दोनों अल्फा में कितना है? 141। और अगर मैं बीटा की बात करता हूं तो इसमें कितना है? 146। अगर मैं अल्फा की बात करता हूं तो 141 और अगर मैं बीटा की बात करता हूं तो 146 अमीनो एसिड। इतना अमीनो एसिड यहां पर है। ठीक है, अगर इन चारों को हम काउंट कर दें कितना हो जाएगा? 574 अमीनो एसिड। कुल मिलाकर 574 अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है? ग्लोबिन बनता है। देखो पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है बायोमोलिक्यूल में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहां केवल इतना समझ लो कि जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़कर एक चेन बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। ठीक है, अब जरा हीम पर आ जाओ। देखो हीम का 1/4 का स्ट्रक्चर हम समझेंगे। हीम की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले 1/4 हम समझेंगे तो इसमें याद रखना 1/4 में सेंटर पे क्या है? सेंटर पे है Fe++। याद रखना ये Fe++ है, जो मतलब फेरस है, ये फेरिक नहीं है। अगर ये फेरिक में बदल जाएगा तो पर्सन की डेथ हो जाएगी। अब इसके चारों तरफ Fe++ के चारों तरफ एक एक पायरोल रिंग है। आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 5 कार्बन का रिंग होता है वो पायरोल रिंग कहलाता है, और जो 6 कार्बन का होता है वो क्या कहलाता है? वो बेंजीन रिंग कहलाता है। तो इसके चारों तरफ देखो, इसके चारों तरफ इस तरह से एक एक पायरोल रिंग है। और याद रखना ये हम हीम का 1/4 बना रहे हैं। ठीक है, और यहां पर अब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया अच्छी तरह से याद रखना, ये 1/4 हीम हो जाता है। अब Fe से एक बॉन्ड बाहर निकलता है, ये बॉन्ड क्या कहलाता है? ये कहलाता है इमेडिजोल बॉन्ड। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, क्या कहलाता है? इमेडिजोल बॉन्ड। और ये इमेडिजोल बॉन्ड किससे जुड़ जाएगा? ये ग्लोबिन की किसी ना किसी एक पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ जाएगा। थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये अल्फा के साथ जुड़ गया, अल्फा ग्लोबिन के साथ ही जुड़ गया। गॉट इट माय पॉइंट? तो याद रखना Fe++ इमेडिजोल बॉन्ड से किससे जुड़ जाता है? ग्लोबिन प्रोटीन के किसी एक चेन से जुड़ जाता है। ग्लोबिन प्रोटीन की किसी एक चेन से जुड़ जाता है। अभी हमने 1/4 स्ट्रक्चर यहां पर बनाया है। अगर मैं इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर मैं यहां पर कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। हम 4 Fe+ लेंगे सेंटर पर, क्योंकि हीमोग्लोबिन 4 यूनिट से मिलकर बनता है। कुल मिलाकर कितना यूनिट है इसमें? कुल मिलाकर 4 यूनिट इसमें है। और इनमें से प्रत्येक यूनिट के चारों तरफ 4 4 पायरोल रिंग होंगे। इस तरह से 4 4 पायरोल रिंग प्रत्येक यूनिट के चारों तरफ इस तरह से यहां पर जुड़ जाएंगे। 4 4 पायरोल रिंग प्रत्येक फेरस के साथ में जुड़ जाएंगे। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है,
यहां पर इसको याद रखना इस तरह से, जैसे ये Fe++ है और इसके साथ ये 4 पायरोल रिंग यहाँ जुड़ गए, ये दूसरा Fe++ है, इसके साथ भी इस तरह से 4 पायरोल रिंग यहाँ पर जुड़ जाएंगी। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। तो ये दूसरा हीम का दूसरा यूनिट तैयार हो जाएगा। फिर ये तीसरा यूनिट तैयार होगा, इसके साथ भी 4 पायरोल रिंग इस तरह से यहाँ जुड़ जाएंगे, 4 पायरोल रिंग यहाँ इसके साथ इस तरह से जुड़ जाएंगे, यहाँ भी ये जुड़ जाएंगे, यहाँ भी ये जुड़ जाएंगे, 4 पायरोल रिंग यहाँ भी ये इस तरह से जुड़ जाएंगे और इसके साथ भी 4 पायरोल रिंग इस तरह से जुड़ जाएंगे। तो ये अब देखो ये हीम का कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया। हीम का कंप्लीट स्ट्रक्चर, हीम में देखो 4 यूनिट होती हैं और चारों यूनिट हमने यहाँ पर बना ली हैं। इस डायग्राम को देखने के पहले जरा एक बार ये डायग्राम ध्यान से देखो। ये हीम का 1/4 यूनिट है। मुझे बताओ क्या ये डायग्राम सभी बच्चों को समझ आ रहा है? नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं होता सिद्धार्थ, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। क्या ये स्ट्रक्चर सभी बच्चों को समझ में आ रहा है जो पहले पेज पर बना है? जल्दी से मुझे बताओ। ये हीम का स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, क्या ये स्ट्रक्चर सभी बच्चों को समझ आया? यस गायत्री, व्हाट हैपेंस, गॉट इट और नॉट? नहीं नहीं, इसको याद कैसे करोगे मैं बता देता हूं। इसमें से ये देखो जितने भी डायग्राम आते हैं उनको क्या करना है, 3-4 टाइम कॉपी पे बनाना है। ये डायग्राम को देखकर याद नहीं कर पाएंगे, इसको 3-4 टाइम हम कॉपी पर बनाएंगे, रफ कॉपी पर। पहली बार देखकर बनाएंगे, 2-3 बार बगैर देखे बनाएंगे, 1 मिनट में याद हो जाएगा। और कैसे बनाएंगे, जैसे पहले केवल इतना सा हिस्सा हम 3 टाइम बनाएंगे, फिर इतना सा हिस्सा हम लोग 3 टाइम बनाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि एक लाइन से हम सारे डायग्राम बनाएं और उसके बाद फिर हम दूसरे डायग्राम एक लाइन से बनाने लग जाए। ऐसा नहीं करना है, पहले इस यूनिट को 3-4 टाइम बनाना है, फिर इसको बनाना है, उसके बाद फिर इस यूनिट को बनाना है। यहां तक बनाते बनाते ये तुम्हें अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है ना? गायत्री, कल का लेक्चर यूट्यूब पर है, कल का लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसको देख लेना, जरूर देखना, क्योंकि वो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पहला लेक्चर था, ठीक है ना? वो ऑलरेडी आज अपलोड हो चुका है। जितने भी लेक्चर होते हैं सारे के सारे यूट्यूब पर अगले दिन अपलोड हो जाते हैं। तो अगर किसी का कोई लेक्चर छूट जाता है या कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो क्या करना है, यूट्यूब पर जाकर एक बार उसको देखना है, बस इतना सा काम करना है, ठीक है? अब मुझे बताओ क्या ये वाला डायग्राम सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? ये कंप्लीट हीम का स्ट्रक्चर, हीम देखो 4 यूनिट से बनता है, आयरन पोरफायरिन की 4 यूनिट से बनता है। क्या ये डायग्राम भी सभी बच्चों को समझ आ रहा है? क्या सभी बच्चों को ये डायग्राम समझ आ रहा है एकदम से? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? एकदम से समझ आ रहा है? चलो अब जरा हम इसे कंप्लीट करते हैं। हाँ, पोरफायरिन क्या होता है सिद्धार्थ? ये, हाँ, ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है इसमें देखो इतना स्ट्रक्चर, पोरफायरिन ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर जो है ये कहलाता है आयरन पोरफायरिन रिंग। ये जो 1/4 हमने बनाया ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आयरन पोरफायरिन रिंग। मतलब एक Fe++ और उसके चारों तरफ 4 पायरोल, ये मिलकर क्या कहलाता है, आयरन पोरफायरिन रिंग। गॉट इट माय पॉइंट? अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इनमें से प्रत्येक आयरन पोरफायरिन रिंग के साथ एक एक क्या जुड़ जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन। थोड़ा देर के लिए मान लो कि अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये किससे जुड़ेगा, Fe++ से। और कौन सा बॉन्ड इसे अटैच करेगा, इमेडिजोल बॉन्ड इसे अटैच करेगा। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? अच्छा, फिर मान लो कि दूसरा अल्फा यहां जुड़ गया, इस वाली आयरन पोरफायरिन रिंग के साथ जुड़ गया दूसरा वाला अल्फा, तो ये यहां जुड़ जाएगा। फिर मान लो कि यहाँ पे बीटा जुड़ गया तो ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, और फिर दूसरा बीटा। हालांकि ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि पहले दोनों अल्फा आएंगे दोनों बीटा आएंगे, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखो
ये कंप्लीट स्ट्रक्चर यहां पर हीमोग्लोबिन का हो जाता है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? मुझे बताओ ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का अभी सभी बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो नीचे हमने ऐड किया है वो ग्लोबिन है, नीचे के साइड में जो हमने ऐड किया है वो ग्लोबिन है, और ऊपर के साइड में जो अटैच है वो क्या है? वो हीम है। ठीक है ना? हीम क्या है? आयरन पोरफायरिन रिंग। ठीक है, आयरन पोरफायरिन रिंग। ठीक है ना? हाँ, ये अमीनो एसिड की संख्या है। देखो पॉलीपेप्टाइड ये 141। देखो अल्फा की अगर मैं बात करूं, ये जो हम 141 और 146 हमने बात किया है, तो ये याद रखना ये अमीनो एसिड का नंबर है। ठीक है ना? अल्फा कितने अमीनो एसिड, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना है? याद रखना अल्फा वाला, ये अल्फा वाला कितने से बना है? 141 अमीनो एसिड। देखो, देखो प्रोटीन का यूनिट क्या है? अमीनो एसिड हुआ ना? प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड की जो चेन है वही ना पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है। ठीक है ना? तो ये अल्फा में कितना अमीनो एसिड है? 141 सारे अल्फा में। ठीक है, और बीटा में कितना है? 146 अमीनो एसिड। देखो प्रोटीन का यूनिट क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन का यूनिट क्या है? हाँ, इससे क्वेश्चन कहां से आते हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, ऐसा ही है। 141 एक सर्टेन उसमें सीक्वेंस में जुड़ेंगे तो अल्फा हो गया, 146 अगर जुड़ेगा तो क्या हो गया? तो ये हो गया बीटा। अगर 146 हो गया तो बीटा। गॉट इट माई पॉइंट? शशांक, इफ एनी क्वेश्चन इज देयर देन यू कैन आस्क बाय चैट। बात समझ में आ रही है? तो अगर देखो प्रोटीन का यूनिट क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन का यूनिट क्या है? अगर मैं पॉलीपेप्टाइड चेन का यूनिट की बात करूंगा तो उसका यूनिट क्या है? उसका यूनिट है अमीनो एसिड। ठीक है, तो इसमें टोटल कितना अमीनो एसिड है? अल्फा में 141 141, बीटा में 146 146, टोटल नंबर कितना हो जाएगा? टोटल नंबर हो जाएगा 574। गॉट इट माय पॉइंट? कि तो टोटल कितना हो जाएगा? 574। अब जरा बेहतर ये रहेगा कि एक बार ये डायग्राम हम बना लें। पहले ये वाला डायग्राम बना लो, हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। जरा इसको बना लो फटाफट, इसको एक बार बना लेंगे क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। एक बार बना लेंगे तो काम चले। अच्छा, एक बात यहां पे और समझ लो। देखो जब ये ऑक्सीजन कैरी करता है तो ऑक्सीजन इमेडिजोल, इमेडिजोल जो बॉन्ड है उसके ऊपर क्या होता है? यहां पर हैंग हो जाता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता। चार ये बॉन्ड हैं, अगर मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर देखूं तो चार ये बॉन्ड हैं, और प्रत्येक बॉन्ड पर एक एक ऑक्सीजन हैंग हो जाता है। ये जस्ट लाइक हैंगर पर हम कपड़े टांगते हैं उस तरह से हैंग हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो जब ये टिश्यू में पहुंचेगा तो ऑक्सीजन का रिलीज नहीं होगा। गॉट इट बाय पॉइंट? हाँ, इसमें मैग्नीशियम इसकी हैंगिंग में सहायता करता है, वो अलग बात। चलो जल्दी से ही बनाओ, पहले ये वाला डायग्राम बनाओ, उसके बाद वो वाला डायग्राम बनाओ। जल्दी से ये डायग्राम बना ले। हाँ, हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, इसका हेडिंग रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। जैसा ये डायग्राम बना है ऐसा हमें बना लेना है, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। देखो कुछ एक डायग्राम जो कोर डायग्राम है, बेसिक डायग्राम है, उन्हीं को बनाने के लिए मैं कहता हूं वो आपको बनाने हैं। और बाकी डायग्राम का भी आपको प्रैक्टिस करना है। अच्छा, या तो आप पीडीएफ से कर लें या यूट्यूब पर जो अपलोड होता है उससे कर लें, बेहतर होगा। यूट्यूब से आप करें तो लेक्चर के साथ आपको सुनाई देगा, तो निश्चित रूप से अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे जल्दी से।
हाँ, क्या ये डायग्राम कंप्लीट कर लिए हैं बच्चे? अच्छे ढंग से बनाना डायग्राम। हाँ, बनाओ बनाओ बनाओ। जिन जिन बच्चों का रह गया है वो डायग्राम बनाएंगे। हाँ, चलिए अगले डायग्राम पर आ जाते हैं। अब जल्दी से ये डायग्राम कंप्लीट कर लेंगे तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर यहाँ पर एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। इस डायग्राम को भी कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, इसका भी। हाँ, सेम हेडिंग का दूसरा डायग्राम है, ये भी सेम हेडिंग का दूसरा डायग्राम। सेम हेडिंग में ये दूसरा डायग्राम है, इस बात को याद रखना। हाँ, क्या ये डायग्राम कंप्लीट कर लिए हैं? हाँ, सब सभी बच्चे कंप्लीट करेंगे इसको जल्दी से। हम्म। बाकी बच्चे भी कंप्लीट करेंगे। सभी का हो गया? गायत्री कंप्लीटेड? चलो। हाँ, देखो अगर फेरस फेरिक में बदल जाए, जरा ये क्वेश्चन सुन लो। यहाँ पर Fe++ है। मान लो कि ये Fe++ के बजाय मान लो Fe+++ हो जाए, तो क्या होगा? ये Fe2O3 फेरिक
ऑक्साइड बना देगा। और अगर फेरिक ऑक्साइड बना देगा, लंग्स में फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, तो जब ये टिश्यू में पहुंचेगा तो ऑक्सीजन का यहां पर रिलीज नहीं होगा, इस बात को याद रखना। टिश्यू में पहुंचकर ऑक्सीजन का रिलीज नहीं होगा। और जब टिश्यू में पहुंचकर ऑक्सीजन का रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा कि ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल पाएगा और ना ही टिश्यू को ऑक्सीजन मिल पाएगा, जिसके चलते पर्सन की डेथ हो जाएगी। गॉट इट माय पॉइंट? चलो अब यहां हमने अब यहां से आगे आ जाओ थोड़ा। इसमें एनसीईआरटी ने क्या लिखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? They have a red colored iron containing complex protein। कॉम्प्लेक्स का मतलब यहां पर क्या है? देखो ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन तो प्रोटीन है, लेकिन इसमें ग्लोबिन के अलावा हीम भी है। तो अगर किसी प्रोटीन में अमीनो एसिड के अलावा कुछ और भी है, अगर अमीनो एसिड के अलावा किसी प्रोटीन में कुछ और भी है, तो वो क्या कहलाता है? वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कहलाता है। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सिद्धार्थ। तो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो इसमें ग्लोबिन के अलावा हीम है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन called hemoglobin, hence the color and name of the cell। अब हीमोग्लोबिन का कलर कैसा है? रेड है, तो आरबीसी का कलर भी कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। Second point, a healthy individual has 12 to 16 gram of hemoglobin in every 100 ml of blood। ये 12 to 16 याद रखना, ये मेल के केस में है। अगर फीमेल के केस में बात करेंगे तो ये 11 to 14 ग्राम हो जाएगा। These molecules play a significant role in the transport of respiratory gases। रेस्पिरेटरी गैसेस का मतलब यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों यहाँ पर रेस्पिरेटरी गैसेस का मतलब है, इस बात को याद रखना। यस, नहीं फीमेल में थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि एक तो मेंसेस के दौरान ब्लड का लॉस होता है, और दूसरा जो है ये है एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन, वो भी 1% हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जो हम लोग देख कर आए। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन में कितना अमीनो एसिड है? 141 है। बीटा दूसरे अल्फा में भी कितना है? 141 अमीनो एसिड है। और तीसरा हमने कौन सा लिया है? बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें 146 अमीनो एसिड। और तीसरा भी बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें भी कितना है? 146 अमीनो एसिड। ठीक है, तो आरबीसी और हीमोग्लोबिन के बारे में कुल मिलाकर इतना ही हमें पढ़ना था, इसको हमने पढ़ लिया है। गॉट इट माय पॉइंट? अब मुझे बताओ, आरबीसी हमने पढ़ लिया है, क्या ये आरबीसी सभी बच्चों को समझ में आ चुका है? आरबीसी में जितना हमने पढ़ा है, क्या वो सभी बच्चों को समझ में आ चुका है? जल्दी से बताओ। अब हमने आरबीसी पढ़ा, आरबीसी के अलावा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा। ये 2 पॉइंट आरबीसी में हमने डिस्कस किए हैं। हाँ हाँ, देखो एक बात याद रखना, नर्चर में 2 लेक्चर क्यों है आरबीसी के लिए? वो इसलिए है क्योंकि एलन में तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारा पढ़ाया जाता है, और वहां मुझे भी पढ़ाना होता था, क्योंकि मजबूरी थी, जो मॉड्यूल में लिखा है वो पढ़ाना होता था। ठीक है, लेकिन इतना पढ़ने की जरूरत अब तो बिल्कुल भी नहीं है। उस समय भी मैं तुम लोगों से कहता था, याद करो 2019 में जब तुम पढ़े हो, तब मैं ये कहता था कि आने वाले सालों में केवल एनसीईआरटी से आएगा, और पिछले 2 सालों में केवल एनसीईआरटी से आ रहा है। तो अब एनसीईआरटी के बाहर जाने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम कंटेंट को बढ़ाते हैं तो चीजों को याद करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, कंटेंट हमें बढ़ाना ही नहीं है। गॉट इट माय पॉइंट? हाँ, लेकिन कंटेंट को याद हमें बहुत अच्छी तरह से करना है, इस बात को याद रखना। कंटेंट हमें बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, लेकिन बार बार रिवीजन करना है, ताकि वो कंटेंट हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं बेटा, अब तो एक भी क्वेश्चन पिछले 2 सालों में एनसीईआरटी के बाहर नहीं आया है। समझ गए ना? पिछले 2 सालों में एक भी क्वेश्चन बायोलॉजी और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के बाहर नहीं आया, एक भी नहीं आया। कि हाँ, उस समय मैं बोलता था, 1-2 क्वेश्चन मैं बोलता था
क्योंकि 2021 तक आए हैं एक दो क्वेश्चन बाहर, पिछले 2 सालों में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया, तो हमें नहीं पढ़ना है, जब आता ही नहीं तो क्यों हम पढ़े। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं, तो इसमें भी जरा एक दो बातों को हम समझ लें। एक दो बातें हैं यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के बारे में जिनको हमें समझना है, उनको हम समझ लें और फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। एक दो बातें जरा यहाँ समझना है, तो जरा उसको हम समझ लें, ठीक है। हाँ, अब यहाँ ध्यान से देखो, देखो 2 तरह का डब्ल्यूबीसी है, जरा ये 2 डायग्राम बहुत ध्यान से देखना। देखो बहुत ध्यान से 2 डायग्राम देखना। एक ये एक डब्ल्यूबीसी है, ये दूसरे टाइप का डब्ल्यूबीसी है। पहले टाइप के डब्ल्यूबीसी का जो न्यूक्लियस है वो एक ही लोब से मिलकर बना है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। जबकि दूसरे वाले का जो न्यूक्लियस है वो कई सारे लोब से मिलकर बना है, पहली बात तो ये याद रखना। दूसरी बात, पहले वाले का जो साइटोप्लाज्म है, ये गोल्गी बॉडी हुआ, ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, और जहां गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया हम बना दें तो उसको ये मान लिया करो कि बाकी सारे ऑर्गेनेल भी हैं। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनेल इसमें भी हैं, गोल्गी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ इसमें भी है। लेकिन अंतर किस बात का है? अंतर इस बात का है, जो पहला, इसको ए मान लो थोड़ा देर के लिए और इसको बी मान लो। ए के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स बिल्कुल भी नहीं है, जबकि बी के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स हैं, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ए के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स बिल्कुल भी नहीं है, जबकि बी के साइटोप्लाज्म में बहुत, दोनों ही यूकैरियोटिक सेल है, याद रखना, ये दोनों ही यूकैरियोटिक है, दोनों ही यूकैरियोटिक सेल है, याद रखना। बट इसमें अंतर किस बात का है? देखो पहले में जो न्यूक्लियस है वो एक ही लोब से बना है, दूसरे में जो न्यूक्लियस है कई सारे लोब से बना है। पहले में साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है, जबकि दूसरे के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स हैं। ये 2 बातें यहां पर याद रखना है। यस यस सिद्धार्थ, ठीक है। तो अब देखो, ए में ग्रेन्यूल्स नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे? चूंकि इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ए ग्रेन्यूलोसाइट। क्या कहेंगे? ए ग्रेन्यूलोसाइट, क्योंकि यहां पर ग्रेन्यूल्स नहीं है, दूसरे में ग्रेन्यूल्स हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ग्रेन्यूलोसाइट। क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ग्रेन्यूलोसाइट, और पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा? ए ग्रेन्यूलोसाइट। फिर ए ग्रेन्यूलोसाइट का, इसका न्यूक्लियस एक ही लोब से बना है, इसका दूसरा नाम क्या होगा? इसका दूसरा नाम होगा मोनोमॉर्फो न्यूक्लियर WBC, ये इसका दूसरा नाम हो जाएगा। और दूसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा? पॉलीमॉर्फो, क्योंकि इसका न्यूक्लियस कितने लोब से बना है? एक से ज्यादा लोब से बना हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC। अब जरा मुझे सारे बच्चे ये बात बता दो कि ये दोनों पॉइंट सभी बच्चों को समझ आ रहे हैं? ओरिजिन दोनों, बिल्कुल दोनों का ओरिजिन सेम साइड पर होता है, दोनों का ओरिजिन बिल्कुल सेम साइड में होता है, कहीं कोई अंतर नहीं है, याद रखना। दोनों का ओरिजिन कहाँ? दोनों का ओरिजिन बिल्कुल सेम साइड में होता है, इस बात को याद रखना। मेनली कहाँ बनते हैं? रेड बोन मैरो में ही बनते हैं, ठीक है। अब फिर देखो, एक हमारा फॉर्मूला है, एक हमारा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? जरा उसको भी हम देख लें। हमारा फॉर्मूला है मुन्ना लाल बैन। मुन्ना लाल बहुत शैतानी करते थे तो मुन्ना लाल को बैन कर दिया गया। मुन्ना लाल बैन, या ये मान लो कि मुन्ना लाल ने बैन खरीदी बच्चों को कोचिंग से घर ले जाने के लिए। मुन्ना लाल एक ग्रेन्यूलोसाइट और मोनोमॉर्फो न्यूक्लियर WBC के नीचे हैं, जबकि बैन किसके नीचे है? बैन ग्रेन्यूलोसाइट, ठीक है। नहीं, ये जो डिफरेंस इसलिए होता है कि दोनों का जो जीन का कंपोजिशन है वो अलग अलग होता है, ठीक है। इसलिए इसलिए सिद्धार्थ इन दोनों में अंतर होता है। तो देखो यहाँ
एम का मतलब क्या है? मोनोसाइट, याद रखना। एम का मतलब क्या है? एम का मतलब मोनोसाइट। और एल का मतलब क्या है? एल का मतलब लिम्फोसाइट। इस बात को याद रखना। ये दोनों पहली कैटेगरी, मतलब ए ग्रेन्युलोसाइट और मोनोमॉर्फो न्यूक्लियर, डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। और इसमें बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है बेसोफिल। बी का मतलब क्या हुआ? बेसोफिल। ए का मतलब क्या हुआ? एसिडोफिल। ए का मतलब क्या हुआ? एसिडोफिल। एन का मतलब क्या हुआ? एन का मतलब हुआ न्यूट्रोफिल। एन का मतलब क्या हुआ? एन का मतलब हुआ न्यूट्रोफिल। गॉट इट माय पॉइंट? पहले का मतलब क्या हुआ जो हमने पहला लिया है? यस, तो ये हो गया हमारा मुन्ना लाल बैन। मुन्ना लाल बैन यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। अब इतने कंटेंट आपको निश्चित रूप से यहाँ पर समझना है, इनको दिमाग में बिठा कर रखना है। ठीक है। क्या ये सारी बातें सभी बच्चों को समझ आ रही हैं? जल्दी से मुझे बताओ। हाँ, क्या ये सारी बातें सभी बच्चों को समझ आ रही है? ये जो फॉर्मूला और डायग्राम हम बनाए, क्या ये दोनों समझ आ रहे हैं? जल्दी से बता दो। ओके, चलो। हाँ, अब जरा ध्यान से देखो, अब आगे बढ़ जाओ, अब यहां पर आ जाओ। इसको हमने वही सब हमने बनाया, मुन्ना लाल बैन, वही डायग्राम, वही सारी चीजें हमने यहां बनाई। अब आगे बढ़ जाओ। अब पहले हम बात कर रहे हैं मुन्ना लाल के बारे में बात कर रहे हैं। अब मुन्ना लाल में पहला कौन सा आएगा? याद रखना, मुन्ना लाल में पहला आ जाएगा मोनोसाइट। तो इसका कैरेक्टर याद रखना, ये फैगोसाइटिक सेल है। और इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? इसका न्यूक्लियस किडनी के शेप जैसा होता है। ठीक है। दूसरा क्या है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो तरह का होता है। कौन सा? बीटा लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये दो तरह का लिम्फोसाइट होता है। ठीक है। और इसका न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर पे होता है, और लार्ज साइज का न्यूक्लियस इसका होता है। इस बात को याद रखना, न्यूक्लियस कैसा है? सेंटर पर है और लार्ज साइज का। हाँ, बीन शेप, किडनी शेप, एक ही बात है। ठीक है ना, एक ही बात है। ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखना। अब आगे बढ़ जाओ। फिर हमने बात किया किसके बारे में? फिर उसके, अच्छा, अब एनसीईआरटी क्या लिखता है, जरा इसको भी पढ़ लो। नहीं, इसको इसका एक फॉर्मूला है हमारे साथ, फॉर्मूला के साथ हम इसको पढ़ेंगे। एक फॉर्मूला है हमारे पास इसका, जिसमें ये हाँ, यस, फैगोसाइटिक को इसके वेंजर सेल कह सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आते हैं उसको किल करते हैं। और फॉरेन पार्टिकल के अलावा ये जो हमारी डेड सेल है उनको भी किल करते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं इसके वेंजर होता ही है। ठीक है। देखो लिम्फोसाइट के बारे में क्या लिखता है। लिम्फोसाइट हमारे ब्लड में कितना है? ये एनसीईआरटी की लाइन है, 20 to 25%। टू मेजर टाइप, बी एंड टी लिम्फोसाइट, बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। अगर इसकी अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ ए ग्रेन्युलोसाइट के बारे में। तो हाँ, अब आ जाओ इसके बारे में। अब देखो, इसमें सबसे पहले हमने लिया बेसोफिल। बेसोफिल का दूसरा नाम क्या है? साइनोफिल। और इसका न्यूक्लियस दो या तीन लोब से मिलकर बना होता है। और इसका फंक्शन क्या है? सीक्रेशन ऑफ हिपेरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। और यही इन तीनों का ही सीक्रेशन कनेक्टिव टिश्यू की मास्ट सेल कह करती है। तो याद रखना, बेसोफिल को कभी कभी मास्ट सेल ऑफ ब्लड कहा जाता है, इस बात को याद रखना। एसिडोफिल, ये एसिडोफिल, एसिडोफिल का दूसरा नाम क्या है? यूशिनोफिल या इरिथ्रोफिल। इसका न्यूक्लियस कितने लोब से बना है? इसका न्यूक्लियस दो लोब से बना होता है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। और ये एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस बात को भी यहां पर याद रखना है। ठीक है। और अगर न्यूट्रोफिल की बात करेंगे तो देखो इसके, जरा ध्यान से देखो, इसके न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा लोब है, 3 से 7 तक लोब है। ठीक है। ये
ठीक है ना, और इसे ट्रू पॉलीलोब्यूलर न्यूक्लियस कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? हेटेरोफिल। और ये फैगोसाइटिक सेल है, और इसका दूसरा नाम है माइक्रोपुलिसमैन ऑफ ब्लड। गॉट इट माय पॉइंट? यस, हिपेरिन, हिस्टामिन, ये क्या करता है? हिपेरिन जो, हिपेरिन तो एंटी कोएगुलेंट है, ठीक है ना, और हिस्टामिन क्या है? वैसोडाइलेटर। और सीरोटोनिन क्या है? वैसो कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो आप जरा मुझे बताओ, क्या यहां तक जितना हमने पढ़ा, क्या ये सारी बातें सभी बच्चों को समझ में आ रही? जरा जल्दी से ये बात बताएंगे, क्या ये सारी बातें? देखो, हमने आरबीसी अभी कंप्लीट किया है। आरबीसी के अलावा हमने क्या पढ़ा है? डब्ल्यूबीसी का मेजर पार्ट हमने पढ़ लिया है। डब्ल्यूबीसी अभी बहुत थोड़ा सा हमें और डिस्कस करना है, तो डब्ल्यूबीसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा यहाँ पर जो है डब्ल्यूबीसी हमें और डिस्कस करना है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन एडीएच का दूसरा नाम है। और वैसोप्रेसिन का मतलब क्या होता है? वैसोप्रेसिन का मतलब ब्लड वेसल्स को प्रेस करना, ठीक है। और ये काम कौन करता है? इससे ये मतलब जो है सीरोटोनिन भी करता है और एडीएच भी करता है, ठीक है ना। हाँ, फैगोसाइटोसिस जो भी सेल करेगी उसका शेप लगातार बदलता रहेगा, और अगर किसी सेल का शेप लगातार बदलता रहेगा तो वो एमीबॉइड सेल कहलाती है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। हमारी बॉडी में कोई भी फैगोसाइटिक सेल है, फैगोसाइटिक सेल जो भक्षण करने वाली सेल है, उसका शेप हमेशा बदलता रहेगा, क्योंकि वो अलग अलग शेप की सेल का इंजेक्शन करेगा। तो ऐसा सेल क्या कहलाती है? अमीबॉइड सेल कहलाती है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, क्या कहलाता है? ये अमीबॉइड सेल कहलाती है। देखो ऐसा है सिद्धार्थ, एक बात को समझो, अगर ब्लड प्रेशर जो है बढ़ रहा है तो हमें क्या करना है? ब्लड वेसल्स को डायलेट करना है, जिससे बीपी कंट्रोल हो जाए। इस समय कौन काम करेगा? हिस्टामिन काम करेगा। लेकिन मान लो कि बीपी डाउन जा रहा है, बीपी एकदम से डाउन जा रहा है, तो बीपी को बढ़ाना है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो कौन काम करेगा? सीरोटोनिन काम करेगा। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? अब मुझे बताओ कि अभी जितना हम पढ़ चुके हैं, क्या ये सभी बच्चों को पूरी तरह समझ आ चुका है, या इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन है तो फिर हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। एकदम से समझ में आ चुका है? नहीं नहीं, ये सब सिद्धार्थ, ये सब इससे ज्यादा डिटेल में अब नहीं पढ़ना है। पहले हमने पढ़ा है डिटेल में, ठीक है ना, पहले हमने डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि जहां अब तुम्हें मालूम है मैं पढ़ाया करता था एलेट में, तो ऑब्वियसली वहां का मॉड्यूल पढ़ाना होता था। दूसरा, उस समय तक ऐसी कंडीशन नहीं थी कि सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में आए, ठीक है। तो अब हमें इन चीजों को देखो, एक बात समझो, हमारे सिलेक्शन का आज की तारीख में बेसिक मूल मंत्र क्या है? मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, जब पढ़ाया तो बहुत सारी बातें पढ़ाई। क्यों पढ़ाई? क्योंकि तब तक ऐसा नहीं था कि एनसीईआरटी में से 100%, पिछले 2 सालों में एनसीईआरटी का 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से, मतलब नीट का 100% क्वेश्चन बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, ठीक है ना। मैं ये बात दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं हर साल एनालिसिस करता हूं, ठीक है ना, हर साल एनालिसिस करता हूं। नहीं, डाउट किस तरह के आते हैं मुझे मुझे अभी बताओ या बताना, ठीक है ना। नहीं नहीं, परेशान वाली कोई बात नहीं, परेशान वाली कोई बात नहीं। तुम्हारे डाउट बताने के लिए मैं यहाँ बैठा हूं। लेकिन देखो, एक बात समझो, एक बात जरा मेरी अच्छी तरह से समझ लो। अब ज्यादा कंटेंट हमें पढ़ना ही नहीं, लेकिन करना क्या है? कम कंटेंट को बार बार पढ़ के, बार बार उसका रिवीजन करके उसको याद करना है, बस ये हमारे। अब आज की तारीख में जो हमारा टास्क है, वो टास्क केवल ये है कि हमें केवल एनसीईआरटी कवर करना है। और चूंकि समझाना होता है तो एनसीईआरटी से थोड़ा हम ज्यादा, मतलब 20-25% हम ज्यादा आगे जाते हैं। क्योंकि अगर मैं तुम्हें हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर नहीं समझाता, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं है, लेकिन वो समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी ने 2-4 पॉइंट जो उसके बारे में लिख लिए, उनको बताने के लिए इसको समझाना जरूरी है। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो यहां तक देखो, अब हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन बार बार रिवीजन करना है, कई बार रिवीजन करना है, इसलिए हम लोग डेली रिवीजन कर रहे हैं। और बच्चों याद रखना, किसी भी बच्चों को ऐसा नहीं लगना, नहीं, पुराने नोट से पढ़ने की जरूरत ही नहीं। सिद्धार्थ, पढ़ना चाहो तो भले ही पढ़ लो, जरूरत ही नहीं है। देखो ऐसा होता है
कि जब एग्जाम का पैटर्न बदल जाता है, जब एग्जाम का पैटर्न बदल जाता है तो भाई जो करंट पैटर्न है उसको ही तो हम तैयार करेंगे ना। अगर पुराने पैटर्न से हम तैयारी करते रहेंगे तो हम सिलेक्शन से दूर रहेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो आज का करंट पैटर्न जो है वो ये है, मेरिट हाई जा रही है, क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से आ रहे हैं, तो हमें एनसीईआरटी को याद करना है, एनसीईआरटी को समझना है, याद करना है और 15-20 बार उसका रिवीजन करना है। तो डेली जो हम रिवीजन करते हैं, जैसे ब्रीदिंग को पढ़ते पढ़ते 4-5 बार हमने उसको रिवाइज कर लिया, 5-6 बार रिवाइज कर लिया, अभी 1-2 बार और कर लेंगे। तो यहाँ पर जो टास्क है, जो हमारे सामने फाइट है, कम चीजों को बार बार पढ़ना है, उनको याद रखना है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और बातें हैं जिनको हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जिनको हमें समझना है। अब यहाँ पर 1-2 फॉर्मूले हैं, देखो ये 1-2 चार्ट है, जरा इनको देख लो। अभी जो हम पढ़ कर आए वही सब बातें इसमें लिखा हुआ है। मुन्ना लाल बैन, उसका मैंने एक फॉर्मूला जैसा डिजाइनर फॉर्मूला बना दिया, तो उसको देख लो। हाँ, अब जरा इसको बहुत ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन बार बार आता है कि जो 5 टाइप का डब्ल्यूबीसी है उसमें किसका नंबर कम है, किसका नंबर ज्यादा है। ये क्वेश्चन, इसमें डब्ल्यूबीसी में कुछ क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं, जिनको हमें डिस्कस करना है। ये कुछ क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं, जरा इनको समझ लो। अब एक क्वेश्चन है कि कौन सा डब्ल्यूबीसी कम है, कौन सा ज्यादा है। तो उसका अपना एक फॉर्मूला है, बेईमालिनी। हेमा मालिनी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। हेमा मालिनी की सिस्टर का नाम है बेईमालिनी। मुझे पता नहीं है या नहीं, लेकिन मैं मान लेता हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे बनाना था, तो मैं ये मान लेता हूं कि हेमा मालिनी की बहन का नाम बेईमालिनी है। अब इसमें देखो, हम इंक्रीजिंग मैनर में जा रहे हैं। सबसे कम क्या होता है, बेसोफे। कितना होता है, 0.5 से लेकर 1% तक। ठीक है, उसके बाद हमने लिया ए फॉर एसिडोफिल, इसका दूसरा नाम कितना है, इयोसिनोफिल, ये कितना होता है, 2-3%। उसके बाद हमने लिया एम फॉर मोनोसाइड, 6-8%। उसके बाद हमने लिया लिम्फोसाइट, 20-25%। और सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल है, कितना है, 60-65%। इस एक फॉर्मूले को निश्चित रूप से हमें बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना है। क्यों बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब जरा मुझे जल्दी से बताओ, सबसे ज्यादा नंबर में कौन सा डब्ल्यूबीसी होता है। सबसे ज्यादा नंबर में कौन सा डब्ल्यूबीसी होता है, जरा ये मुझे बताओ, सारे बच्चे बताओ। हाँ, अभी सारे बच्चों के आंसर नहीं आए, बताओ सबसे ज्यादा नंबर में कौन सा डब्ल्यूबीसी होता है। कौन सा डब्ल्यूबीसी है जिसका नंबर सबसे ज्यादा है। या ठीक है। अच्छा, अब जरा दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो, सबसे कम संख्या किसकी होती है। ऐसे ही क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, इस बात को याद रखना। मिनिमम नंबर किसका है, ये बताओ जरा। मैक्सिमम हमने देख लिया, मिनिमम किसका है, यस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला है, बेईमालिनी। ये फॉर्मूला निश्चित रूप से हमें याद रखना है। एक और फॉर्मूला याद रखना है, मन, MAN, मैन कहो या मन कहो, दोनों में से जो कहने का मन करे। ये दोनों 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी में ये 2 टाइप की डब्ल्यूबीसी हैं जो कि फैगोसाइटिक हैं। मोनोसाइट का साइज बड़ा होता है तो उसे कहते हैं मैक्रोपोलिसमैन ऑफ ब्लड, और न्यूट्रोफिल का साइज छोटा होता है तो उसे कहते हैं माइक्रोपोलिसमैन ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूला याद रखना है, दो क्या 3 फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले मुन्ना लाल बैन, उसके बाद बेईमानी, और उसके बाद मैन। ये 3 फॉर्मूला में पूरा डब्ल्यूबीसी आ जाता है। तो अब मुझे बताओ, क्या ये जितना भी हमने पढ़ा, अभी 2 कंटेंट को हमने पढ़ा है, आरबीसी को पढ़ा है, डब्ल्यूबीसी को पढ़ा है, क्या ये दोनों कंटेंट सभी बच्चों को समझ में आ चुके हैं, जरा मुझे ये बात बताओ। क्या सभी बच्चों को ये दोनों कंटेंट पूरी तरह समझ में आ चुके हैं।
हाँ, क्या ये सभी कंटेंट्स सारे बच्चों को एकदम से समझ में आ चुके हैं? सारे बच्चे इसका जवाब देंगे? यस, अभी वेदिका का जवाब मेरे पास नहीं आया और गायत्री का जवाब नहीं आया, ये दोनों बच्चे भी जवाब देंगे। यस गायत्री, क्या ये सारे कंटेंट एकदम से क्लियर है? कहीं कोई डाउट किसी भी तरह का, छोटा बड़ा किसी भी तरह का डाउट किसी बच्चे के मन में तो नहीं है? जल्दी से मुझे बता दो, एकदम से क्लियर है? तो देखो, आज हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कंप्लीट किया है, ठीक है। अब इसमें क्या रह जाता है? प्लेटलेट रह जाता है, उसके बाद रह जाता है ब्लड ग्रुप, और उसके बाद क्लॉटिंग, और क्लॉटिंग के बाद जो अगला टॉपिक रहेगा, क्लॉटिंग के बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? क्लॉटिंग के बाद अगला टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे, नहीं बेटा, इसीलिए तुम्हें मालूम है आपकी बार एलन में से मतलब नाम नहीं लेना चाहिए, ऑनलाइन नाम नहीं लेना चाहिए, वहां से टॉप 19 में एक, टॉप 18 में एक भी रैंक नहीं है। आज की तारीख में ज्यादा पढ़ाना मतलब बच्चों को फेल कराने की तैयारी करना, तो वो हमें करना ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हमें निश्चित रूप से ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारा सारी मेहनत करना बेकार हो जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। कल हम बात करेंगे, कल हम 9:30 बजे बात करेंगे, और इस सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाएंगे। एक भी दिन हमें हाँ, एक भी दिन हमें एब्सेंट नहीं होना है, इस बात को अच्छी तरह से हमें याद रखना है। यस, उनका मतलब अदरवाइज टॉप 10 पर उनका कब्जा होता था। दो ही कोचिंग थी जिनके टॉप 10 पर कब्जा होता था, और अब वो दोनों ही कोचिंग टॉप 15 के बाहर हैं। उसका कारण ये है कि, हाँ बोलो, पूछो सिद्धार्थ, क्या डाउट है? उसका कारण यह है कि अगर हम गलत तरीके से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से हम उसको जो है, हमारा नंबर उससे कम आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? चलो कोई नहीं, अगर सिद्धार्थ अभी नहीं पूछ पा रहे हो तो बाद में फोन करके पूछ लेना, ठीक है ना? हाँ, तो ये हमने, हाँ क्या डाउट है इस बार? एक र्यूमर एम्स, अब नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहा है एम्स, इस साल तक उसमें ही शामिल है, अलग से एग्जाम नहीं ले रहा है। इस तरह के र्यूमर उठते रहते हैं, इस तरह के र्यूमर में हमें नहीं जाना, ठीक है ना? चलो, तो कल हम आके बढ़ाएंगे इसको। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।